फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस और कंसेप्ट्स, जरा वर्ड को ध्यान देना, फंडामेंटल, फिर दूसरे वर्ड पे ध्यान देना, अकाउंटिंग अजम्पशन और कंसेप्ट। ये और के बाद जो लिखा है ना कंसेप्ट, तुम ज्यादा ध्यान इस पे देना। इनको अजम्पशंस भी बोला जाता है और कंसेप्ट्स भी बोला जाता है। अजम्पशन वर्ड का मतलब क्या होता है, हमने ऐसा मान रखा है कि ऐसा ही होता है, समझ रहे हो ना, ऐसा ही होता है, अज्यूम कर लिया है, तो इससे बाहर नहीं जाएंगे हम, तो इनको कंसेप्ट्स रखा गया है। अरे याद है ना, यह डेफिनेशन हमने जब कंसेप्ट पढ़ा तो पहला वर्ड क्या सीखा, दे आर फंडामेंटल प्रिपोजिशंस विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। मतलब ये अजम्पशन वर्ड ही तो सिखा रहा है। एग्री करते हो कि नहीं? एग्री कर लोगे तो आगे बढ़ूंगा, बोलो। नहीं करते हो तो समझाऊं। इसी बात से, इसी वर्ड से तो ये वर्ड पढ़ा, बोलो। फंडामेंटल प्रपोजिशंस विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स, इसी को मैं अजम्पशन बोल रहा हूं। हम ये मान के चलेंगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं अभी, कि अकाउंटिंग कर रहे हो तो ऐसा तो होगा ही। ये वो अजम्पशंस हैं जिनको कोई हिला नहीं सकता, इसीलिए इसके लिए वर्ड पढ़ा था फंडामेंटल। तो बेसिकली फंडामेंटल अजम्पशंस ही कंसेप्ट्स हैं। क्या तुम मेरी बात से एक्सेप्ट को एग्री करते हो? तो हम इसमें आगे बढ़ें। हाँ सर। हाँ, तीन कंसेप्ट्स हैं बस, उन तीनों को पहले तो शॉर्ट में याद कर लो। जी सी ए, जी सी ए, सी ए जी भी बोल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जैसे याद रखना याद रख लो। ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें याद रखने में, बस प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए, अजम्पशन हमें पता होना चाहिए। सॉरी। कोई भी बिजनेस तुम करते हो, किसी भी बिजनेस, उसकी जब अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंटिंग करते समय ये फंडामेंटल कंसेप्ट तो फॉलो होगा ही, इसमें कोई डाउट मत रखना। आप इसे यूज करोगे ही करोगे, ये रिकमेंडेड है, रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड है बाय ऑल दोज हु आर डूइंग अकाउंटिंग। और तुमने इसको थोड़ा थोड़ा यूज भी किया है, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, जो भी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बेसिस पे कर रहे हैं। मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। तुम ये जो लिखते हो ना आखिर में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्या है? क्या बोल रहे हो तुम बोल रहे हो 31 मार्च है आज, और 1 अप्रैल को मैं बिजनेस फिर से खोलूंगा, मतलब वो तो खुलेगा ही, तो ये मेरा जो बिजनेस है ये कंटिन्यू करेगा अगले साल भी, इसीलिए तो मैं इस साल कैरी कर रहा हूं आगे ले जाने के लिए। एग्री? यस और नो? यस सर। तो ये बैलेंस कैरिड डाउन करना, इस अजम्पशन को फॉलो कर रहे हो तुम अकाउंटिंग करते समय। अजम्पशन मतलब अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल, नॉर्म, इसीलिए तुम ऐसा करते हो। लास्ट डे पे बैलेंस कैरिड डाउन। असेट और लायबिलिटी को हम कैरी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, हम ये मानते हैं कि बिजनेस अगले साल जाएगा। तो इस अजम्पशन को हम कैसे एक्सप्लेन करें सर? ये अजम्पशन कहता है बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फॉरसीबल पीरियड। फॉरसीबल मतलब जहां तक हम सोच पा रहे हैं वहां तक हमारा बिजनेस कंटिन्यू ही है, वो बंद होने का देयर इज नो इंटेंशन, कोई इंटेंशन नहीं है हमारा कि बिजनेस को बंद कर दें या सिग्निफिकेंटली डाउन कर दें, उसकी स्केल डाउन कर दें। मतलब कि सिग्निफिकेंटली पार्टली बंद करने का या कंप्लीटली बंद करने का। सिग्निफिकेंटली का मतलब है मेजर पोर्शन, है ना। छोटा मोटा एक आध ब्रांच बंद करने का मतलब ये नहीं होता बिजनेस बंद करना है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि ब्रांच बंद नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं कह रहा कि ऑफिस बदल नहीं सकते हैं, ऑफिस पे ताला नहीं लगा सकते हैं, 10 दिन की छुट्टी नहीं रख सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ foreseeable period, there is no intention to put an end on the business। इतनी बात तुमने लिख दी तो तुमने गोइंग कंसर्न अजम्पशन लिख दिया। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। नहीं। इसी अजम्पशन के बेसिस पे तो हमने एक क्लासिफिकेशन सीखा था,
जिसमें हमने ये सीखा था कि कौन सी चीज असेट है, कौन सी चीज एक्सपेंस है, कौन सी चीज लाइबिलिटी है, कौन सी चीज इनकम है। जो प्रेजेंट टेंस को पे रहेगी वो एक्सपेंस या इनकम बनेगी, जो फ्यूचर पे जाएगी मतलब कि फ्यूचर में रिसीवेबल, फ्यूचर में पेबल, वो असेट और लाइबिलिटी बनेगी। तो कैपिटल नेचर होना या रेवेन्यू नेचर होना बेसिकली इसी अजम्पशन की देन है। इस चीज की अंडरस्टैंडिंग इसी अजम्पशन से आती है। जो भी अज्यूम्ड है कि फ्यूचर में जिनका कुछ होना है, फ्यूचर तक हम होल्ड करेंगे, वो सब असेट्स है हमारी। फ्यूचर रिसीवेबल या लैंड बिल्डिंग ये सब असेट किस ग्राउंड पे बन गई? इसी अजम्पशन पे तो बन गई कि फॉरसीबल पीरियड तक हम अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो उनको असेट क्यों बोलेंगे? अगर हमें बिजनेस आज बंद करना है तो बाद में पैसे कैसे आएंगे फिर? अगर हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इसके पैसे 2 साल बाद भी आ सकते हैं, इस असेट को तो मैं 10 साल यूज करूंगा, मेरी लैंड एंड बिल्डिंग है, हर साल डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। ये डेप्रिसिएशन वाली कहानी भी हम कहां से ले आए कि ये एसेट 10 साल चलेगी, इस पे हम इसलिए हर साल 1/10 डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। डेप्रिसिएशन तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में भी लगाना सीख लिया था, एसेट की वैल्यू को माइनस कर दिया था, उसकी जर्नल एंट्री भी सीख ली तुमने। तो ये सब जो हम कर रहे हैं इतना सारा, मैं कह रहा हूं ना ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर कुछ नहीं है, ये चैप्टर वही है जो तुम करते हो, बस मैं उससे रिलेट करा रहा हूं कि देखो तुम ये सब करते थे और ये जो सब तुम करते हो उसका नाम सीख लो अब कि वो प्रिंसिपल क्या कहलाता है। ये चैप्टर उसका नाम के लिए है, उसको फॉर्मली जानने के लिए है कि ये प्रिंसिपल बना हुआ था। मैंने तुम्हें जस्टिफाई कर दिया था। ऑब्वियसली अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो जस्टिफिएबल होगा, मैंने उसका पर्पस समझा दिया था। मैंने कहा था ना FOR, तो उसमें वो जो R है रिलेवेंसी, वो सिखा सिखा के मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, लेकिन उसका नाम तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? हाँ कितनी बातें हैं सर इसमें? 3 कीवर्ड है। फोर्सिएबल पीरियड तक हमारा बिजनेस कंटिन्यू करेगा, फोर्सिएबल पीरियड तक। दूसरा, देयर इज नो इंटेंशन टू पुट एन एंड और स्केल डाउन सिग्निफिकेंटली। हमारे बिजनेस को बंद करने का या हमारे बिजनेस को स्केल डाउन करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। नंबर 3, इसी अजम्पशन के बेसिस पे हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू नेचर को क्लासिफाई किया है। कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर को क्लासिफाई किया है, एक्सपेंडिचर के लिए भी, रिसिट के लिए भी। मैंने तो चार्ट बना के सिखाए हैं तुम्हें, कैपिटल रिसिट, रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? फ्यूचर। फ्यूचर का बेसिस क्या है? यही तो कह रहे, गोइंग कंसर्न, कंटिन्यू करेगा हमारा बिजनेस फ्यूचर तक, इसीलिए हम उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट देंगे। इसी ग्राउंड पे हमने डेप्रिसिएशन असेट्स को जो है कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। 10 लाख की एसेट है, 10 साल चलेगी, हर साल जो है 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा देंगे हम। ये सारी कहानी हमने कहां से बना ली कि 10 साल असेट चलेगी? क्यों? क्योंकि हम ये अजम्पशन मान रहे हैं हमारा बिजनेस चलेगा फॉरसिबल पीरियड तक। बोलो जी बोलो, 2 एग्जाम्पल और 1 बेस लाइन। फोर्सिबल पीरियड तक हमारा बिजनेस कंटिन्यू करेगा, देयर इज नो इंटेंशन टू पुट एन एंड ऑन द बिजनेस और टू स्केल डाउन इट सिग्निफिकेंटली। दो एग्जाम्पल। इसी बेसिस पे, इसी अजम्पशन पे हमने क्लासिफिकेशन सीखा है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। इसी बेसिस पे हम असेट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करके उसकी यूजफुल लाइफ, जितने दिन वो चलने वाला है, उसे एंटीसिपेट करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, इसीलिए हम उस पर यूजफुल लाइफ में डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं। बोलो, क्या मैं समझा पाया? हाँ हाँ या ना? सर, इसमें एक जो एग्जांपल हाँ, दे रखा है मशीन वाला, वो वाला एक बार एक्सप्लेन कर दो। हाँ चलो, पेज नंबर मुझे बता तो मैं सीधे वहीं चला जाता हूँ। 3.3। 3.3 ये होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ मशीन परचेज फॉर 1,10,000, ये उसकी कॉस्ट थी। उसकी रेसिडुअल वैल्यू 10,000 है। रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है उस मशीन को हम बेचेंगे 10,000 में, लाइफ खत्म होने के बाद। तो अल्टीमेटली मशीन के ऊपर तुम कितना खर्चा करोगे? 1/10 आज खरीदने में उसकी कॉस्ट दे रहे हो, और 10,000 तो तुम्हें रिकवर हो जाएगी उसकी लाइफ के एंड पे। अल्टीमेटली 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अगर तुम ये सोचते हो कि ये मशीन 10 साल तक तुम्हारे बिजनेस में काम करेगी, तो 1 लाख रुपए की कीमत चुकाई है हमने 10 सालों के लिए। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसको असेट रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और
10 सालों के लिए तो हर साल इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि वैल्यू तो, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन याद है कि भूल गए हो? द लॉस याद है। इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट ड्यू टू टाइम, यूसेज, एक्सीडेंट वगैरह। तो ये मशीन पुरानी होती जाएगी। तो ये जो पूरी थ्योरी बना रहे हो तुम अपने दिमाग में कि ये मशीन 10 साल चलेगी और 1 लाख रुपए मुझे राइट ऑफ करने हैं, जो 1 लाख रुपए मेरे ऊपर कॉस्ट आई है उसको मुझे राइट ऑफ करना है 10 सालों में। तो 10 सालों में राइट ऑफ किस ग्राउंड पे कर रहे हो तुम? क्योंकि तुम ये मान रहे हो कि तुम्हारा बिजनेस 10 साल चलेगा, तुम ये मान रहे हो कि इस बिजनेस में तुम इस असेट को 10 साल इस्तेमाल करोगे, इसीलिए तो तुम 10 सालों तक इस पे डेप्रिसिएशन लगाओगे। यही वो लिख रहा है। For example, a machine purchased for 1,10,000, residual value 10,000, has been expected useful life of 10 year, rupees 1 lakh is written off। 1 लाख क्यों आया मैंने अभी समझा दिया, क्योंकि तुम्हारी जेब से तो 1 लाख ही लगेगा, 10 दिए हैं, 10 वापस आ जाएंगे। तो 1 लाख जो है वो राइट ऑफ करने हैं 10 सालों में। तो हर साल हम कितना 10,000 राइट ऑफ करेंगे। ये जो पूरी कहानी है 10 रुपी रिकॉर्डिंग ऑफ रुपीज 1,10,000 एंड इन द बैलेंस शीट, ये जो तुम दिखा रहे हो आज, इसका मतलब यही है कि तुम ये मान के चल रहे हो कि हमारा बिजनेस 10 साल तक कंटिन्यू करेगा, इसीलिए तुम इसे एज एन असेट दिखा रहे हो बैलेंस शीट में। असेट सब बैलेंस शीट में दिखती है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। ये लिख रहा है कि टोटल कॉस्ट को हम आज कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह दिखाएंगे। तो यही वो कंसेप्ट है जिसकी वजह से तुम ये सब करते हो, डेप्रिसिएशन लगाते हो, क्योंकि तुम ये मान रहे हो 10 साल तक हम इसको यूज करेंगे, हर साल 10-10 हजार रुपए का लॉस होगा। डेप्रिसिएशन की एंट्री भी इसी वजह से होनी है। समझ में आया हो तो यहाँ बोल, नहीं आया है तो बता। आ गया। दूसरे अजम्पशन पे चले हम। कंसिस्टेंसी अजम्पशन। ये अजम्पशन क्या सिखाता है? सपोज करो अभी हमने एक तो कंसेप्ट्स की बात की थी, याद करो ना, ऊपर वहीं से याद रह जाएंगे जीसीए। तो गोइंग कंसर्न तो वो कंसेप्ट वाले में चला गया था, फंडामेंटल प्रपोजिशन विद इन विच अकाउंटिंग इज ऑपरेटेड। लेकिन कंसिस्टेंसी अजम्पशन जो है वो किस में जाता है पता है? प्रैक्टिस वाले कहानी में। दो चीजें मिलके बन रही थी ना प्रिंसिपल, एक कंसेप्ट एक कन्वेंशन। तो वो कन्वेंशन में आती है अकाउंटिंग प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कन्वेंशन का तो हमने डेफिनेशन ही ये सीखा था कि इट इज एन आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस बाय एन एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इफ एनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस, आपने ऐसी कोई प्रैक्टिस सिलेक्ट कर ली है और अडॉप्ट कर ली है, मतलब एक नियम आपने बना लिया है और उसको आप कंटिन्यूअसली फॉलो करते जाते हो। सर नियम के एग्जांपल बताना जरा। ये डेप्रिसिएशन का जो मैंने पीछे एग्जांपल लिया था ना, उसमें दो मेथड होती हैं, एक एसएलएम और एक डब्ल्यूडीवी। ये प्रैक्टिस के एग्जांपल है। सर हमें तो पता ही नहीं है एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, यही तो समस्या है। अगर मैं डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा देता तो तुम्हारे लिए मजाक होता समझना भी कि ये दोनों क्या है, पर चलो मैं इजी भाषा में बता दूं। एसएलएम में डेप्रिसिएशन हर साल एक जैसा लगता है, डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन कम होता जाता है, वो आउटकम पे लगता है। ये वही फंडा है जो इंटरेस्ट का फंडा था, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट जो हर बार प्रिंसिपल पे लगता है, इसीलिए वो एक जैसा आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट वो है जिसमें प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाता है और हर बार फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। उसी तरह का एक फिनोमिना है एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। हर बिजनेस खुद तय करता है कि उसको कौन सी मेथड से डेप लगाना है, ये उसको चॉइस है, मर्जी है उसकी। तो ये दोनों एग्जाम्पल हुए प्रैक्टिस के। तो कोई बिजनेस हो सकता है जो एसएलएम फॉलो करेगा। एसएलएम मतलब इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन का मतलब है सेम अमाउंट आएगा हर साल डेप्रिसिएशन। अभी जो हमने पीछे एग्जांपल सोचा था ना, वो एसएलएम का ही एग्जांपल था कि भाई 10 साल में हर साल 10,000 रुपए का डेप लगा देंगे। डब्ल्यूडीवी रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन हर साल कम होता जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू, जैसे लोन नहीं कम होता जाता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कम होता जाता है। जितना जितना प्रिंसिपल पे ऑफ करता जाओगे उतना उतना अगली बार कम इंटरेस्ट लगेगा। ऐसी मेथड होती है डब्ल्यूडीवी। चिंता मत करो,
कैसे होती है, कैसे चलती है, वो हमारी चिंता नहीं है। सिर्फ इतना समझ लो डेप्रिसिएशन के दो तरीके होते हैं लगाने के। हम कौन सा लगाएंगे, हम कौन सा तरीका फॉलो करेंगे, ये एक बार अगर हम सिलेक्ट और अडॉप्ट कर लें, अगर हमने एसएलएम तय कर लिया है, सपोज एग्जांपल के लिए यहां पे मैं कह रहा हूं कि हमने जो तरीका डेप्रिसिएशन का चुना है वो एसएलएम है, तो वो ही तरीका हर साल लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता इस साल एसएलएम से डेप लगा दो, अगली बार डब्ल्यूडीवी से लगा दो, ऐसा नहीं चलेगा। एक ही तरीके से लगाना पड़ेगा। और इसका और इजी एग्जांपल देता हूं यार मैं, सबसे इजी। अभी हमने पढ़े कि दो मेथड होती है अकाउंटिंग करने की, है ना। एक वो वाली मेथड जो बुक वाली मेथड है, और एक वो वाली मेथड जिसमें हमने सीधे जर्नल से लेजर बनाई थी, जिसमें बुक्स नहीं थी, मतलब स्पेशल बुक्स नहीं थी। जर्नल भी बुक है पर स्पेशल बुक्स नहीं थी, परचेज बुक, कैश बुक। तो एक स्पेशल बुक वाला सिस्टम है, एक नॉर्मल बुक सिस्टम है। तो जो स्पेशल बुक वाला सिस्टम है, अगर तुमने एक साल फॉलो कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते हो अगली बार जनरल एंट्री कर लोगे। अब वो वंस a practice is selected and adopted, so if you selected accounting practice of special books, then you should consistently follow year after year. अब आप बुक पे ही रहोगे, आप हिलोगे नहीं। सर क्या हिल ही नहीं सकते हम कभी? हिल सकते हो, और ये हमने पढ़ा है कब। यू कैन चेंज इफ लॉ रिक्वायर्स। नियम आ गया है ना, वो आईसीएआई हमने ऊपर पढ़ा ना, बॉडी, उसने नया नोटिफिकेशन निकाला, नोटिस भेजा सब कंपनियों को, आज से इसी तरह की बुक बनेगी, फिर तो बदलना पड़ेगा। या फिर और बेटर प्रेजेंटेशन पर्पस। तो इंप्रूवमेंट, ये दोनों शब्द क्या है? इंप्रूवमेंट। आईसीआई को दौरे थोड़ी चढ़ते हैं कि वो ऐसे ही नियम बना देगी। ऑब्वियसली आईसीआई को नियम इसीलिए बनाएगी कि प्रेजेंटेशन में इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है और लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मैंडेटरी कर देगी कि सभी को फॉलो करना है। तो क्या पढ़ा हमने? कन्वेंशन क्या होते हैं? पहला वर्ड सीखना है, प्रैक्टिस हो। जो हम ये अकाउंटिंग प्रैक्टिस के ऊपर बात कर रहे थे, वही कन्वेंशन सी कंसिस्टेंसी अजम्पशन पे चलते हैं। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये कहता है अगर एक साल हमने कोई प्रैक्टिस अडॉप्ट कर ली है तो वो ही प्रैक्टिस फॉलो होती रहेगी ईयर आफ्टर ईयर। क्या ये कभी बदल सकती है? हाँ, ये बदल सकती है अगर लॉ रिक्वायर करे तो। अगर लॉ रिक्वायर करे मतलब लॉ बदला जाए, लॉ आपको इंस्ट्रक्ट करे, डायरेक्ट करे, तो आपको बदलना पड़ेगा, या फिर आप खुद से भी बदल सकते हो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। फाइनली प्रैक्टिस पर्सनल बायस को खत्म कर देती है। एक बार आपने कोई चीज सोच समझ के डिसाइड कर ली तो आगे आप उस पर बायस नहीं लाओगे, और जब बायस नहीं आता तो कंपैरेबिलिटी आसान हो जाती है। तो ये है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। क्या कंसिस्टेंसी अजम्पशन थोड़ा थोड़ा समझ में आया, क्या पूरा समझ में आया? बताओ। क्या सर? बहुत कठिन लग रहा है तो बताओ। एसएलएम डब्ल्यूडीवी के वर्ड याद ना आए तो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें दूसरा तरीका से बता दिया। स्पेशल बुक सिस्टम, नॉर्मल बुक सिस्टम, जनरल जर्नल, जनरल बुक्स, वो जो हम पहले सीखे, जर्नल एंट्री जिस पे चैप्टर है, और फिर हमने स्पेशल बुक सिस्टम सीखा। ये दोनों अकाउंटिंग प्रैक्टिस की बात है। मैंने तुम्हें कहा भी था बिजनेस खुद चॉइस करता है मेरे को कौन सी मेथड से चलना है। तो अगर आपने एक बार कोई प्रैक्टिस अडॉप्ट कर ली तो कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर वही फॉलो करोगे। क्या हम इसे बदल सकते हैं? हाँ, इफ लॉ रिक्वायर्स यू टू डू सो, तब बदलना पड़ेगा, या बेटर प्रेजेंटेशन के लिए बदल सकते हो। और इससे इजी क्या हो जाता है? पर्सनल बायस हट जाता है, जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ज्यादा रिलायबल बना देता है, कंपेरेबल बना देता है। ये अल्टीमेट बात थी। हमने दो अजम्पशन अभी तक पढ़े, चलो एक बार फटाफट रिवाइज कर दें। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, फोर्सिएबल पीरियड तक बिजनेस कंटिन्यू करेगा। देयर इज नो इंटेंशन टू एंड द बिजनेस और टू स्केल डाउन इट सिग्निफिकेंटली। ना तो हमें इसे बंद करने की इच्छा है और ना ही सिग्निफिकेंटली इसे स्केल डाउन करेंगे। इस अजम्पशन को हम कहाँ यूज में लेते हैं? बहुत सारी जगह। दो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। जब हम क्लासिफाई करते हैं कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और रिसिट्स को, और दूसरा जब हम असेट्स को कॉस्ट पर रिकॉर्ड करके उसकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से उस पर हर साल डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं। तो जब ये आप ये कर रहे हो, बेसिकली आप ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन के
को लेके चल रहे हो। इवन इसमें वो एग्जांपल भी लिख सकते हो कि हर साल जो हम असेट और लाइबिलिटी को बैलेंस कैरिड डाउन लिख के नेक्स्ट ईयर ले जाते हैं, वो भी इसी अजम्पशन पे था कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू करेगा। बोलो जी बोलो, क्लियर? हाँ सर। कंसिस्टेंसी अजम्पशन, अगर आपने कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस लाइक स्पेशल बुक सिस्टम फॉलो करना शुरू कर दिया, इफ इट इज सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड, इट शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। तो ये हर साल कंसिस्टेंटली फॉलो होगा। इससे क्या होता है, इससे पर्सनल बायस एलिमिनेट हो जाता है और आप अपने अकाउंटिंग को या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेरेबल बना सकते हो। लास्ट, क्या ये अकाउंटिंग प्रैक्टिस बदली जा सकती है? मतलब क्या हम स्पेशल बुक से वापस से नॉर्मल बुक्स पे जा सकते हैं, जनरल जर्नल्स पे जा सकते हैं? यस, अगर लॉ ऐसा कहे तो, पॉइंट नंबर 1, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन करना है तो, पॉइंट नंबर 2। लेक्चर 2 के फाइनल पार्ट पे आ गए हम, अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल अजम्पशन क्या होता है सर? ये वर्ड अक्रूवल क्या है? पहले पता है वो एक चैप्टर तुम्हें आने वाला था और फिर वो मना हो गया, उसमें यही कंसेप्ट था। अक्रूवल का मतलब होता है ड्यू, है ना, ड्यू होना, और इसका अपोजिट होता है कैश। अगर तुम ऐसी अकाउंटिंग करते जैसी कैश बुक में करते हो, कैश बुक में कैसी अकाउंटिंग करते हैं सर? हम उन सारे ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर देते हो जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। पैसा आया है, पैसा गया है तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वो कहलाती है कैश अकाउंटिंग, और उसका अपोजिट है अक्रूवल अकाउंटिंग। अक्रूवल अकाउंटिंग अपोजिट का मतलब ये नहीं है कि इसमें कैश आइटम नहीं आते, ये इस बात को इग्नोर करता है कि कैश आया या नहीं आया। ये केवल इस बात को इंपॉर्टेंस देता है कि ड्यू हुआ कि नहीं हुआ। अगर ड्यू हुआ है तो भले ही कैश आया हो या भले ही कैश नहीं आया हो, अकाउंटिंग एंट्री तो होगी। और मैंने तुम्हें यही सिखाया था पहले दिन से कि हम ड्यू बेसिस पे चलते हैं। हमने अकाउंटिंग सीखी है वाली है, ये हमने सीखी ही नहीं है, हमने यही वाली अकाउंटिंग सीखी है, ड्यू बेसिस वाली, याद है? इसीलिए तो हम क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड कर देते हैं। नहीं तो क्रेडिट सेल कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम? हमारा मतलब था क्या वैल्यू ड्यू हुई है, क्या कोई राइट या ऑब्लिगेशन बना है। ड्यू होने का मतलब क्या है? ड्यू होने का कोई कठिन मतलब थोड़ी है। क्या आपके ट्रांजैक्शन की वजह से कोई फाइनेंशियल राइट या ऑब्लिगेशन जनरेट हो गई है? अगर हो गई है तो इसका मतलब है वो अमाउंट ड्यू हो गया है। आपके ऊपर ड्यू हो सकता है, आपके लिए ड्यू हो सकता है। आप लाइबिलिटी में आ सकते हो, आप राइट पे आ सकते हो। अगर आपका राइट या लाइबिलिटी आ गया है तो आपको एंट्री करनी है। यही सिखाता है अक्रूवल सिस्टम। तो हम तो अक्रूवल अजम्पशन को मान के चल रहे हैं, तभी तो हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की एंट्री कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? हेलो, हाँ सर। हाँ। ये तुम्हें क्लियर हो गया है? अब इसे और अच्छे से समझो। अब सवाल है कि सर ठीक है, हम इनको रिकॉर्ड करेंगे जो ड्यू होंगे, पर रिकॉर्ड कब करेंगे? टाइमिंग क्या होगी? ये पूरा पॉइंट टाइमिंग का है। वो कहते हैं ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन द ट्रांजैक्शन एंटर्ड। रियल लाइफ में जब एंटर किया था ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड किया था। तो देखो, हमने जैसे किसी को, इस एग्जांपल समझना है तुम्हें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उधार गुड्स बेचा, जब हमने किसी को उधार गुड्स बेचा, तो उधार गुड्स बेचने पे क्या होता है? हम गुड्स अभी दे देंगे और उससे बोलेंगे कि तू 10 दिन बाद पैसे दे देना। इसको बोलते हैं उधार बेचना। तो आज हमने उधार गुड्स बेचा।